चलिए बेटा, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर नहीं है। होता क्या है, हम लोग ये बात करते हैं। देखिए, पीएसयूज का मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या दोनों मिलाकर कंट्रोल करते हैं। यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, अब चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, ज़्यादातर लोगों को ऐसा समझ में आता है कि पीएसयू मतलब कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। पीएसयू का मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेजॉरिटी कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के पास में है। अब वो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दोनों मिलाकर करे। अच्छा, गवर्नमेंट जनरली ऐसा कब करती है, जब कोई भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट हो, तो उस केस में उनको गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। पीएसयूज को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज डिपार्टमेंटली मैनेज्ड अंडरटेकिंग, जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, जैसे रेलवे है, पोस्टल है, सिक्योरिटी है, प्रिंटिंग प्रेस है, कैंटीन स्टोर्स, यानी जो ये होता है ना कैंटीन स्टोर्स, मतलब जो आर्मी कैंटीन्स होती है उनकी बात चल रही है। इसी तरीके से गवर्नमेंट कम सेकंड कैटेगरी। एंड थर्ड इज कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द स्पेसिफिक फॉर एलआईसी और यूटीआई। तो तीन तरह के पीएसयूज हमारी कंट्री में जनरली होते हैं। एक तो जो डिपार्टमेंट फॉर्म, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे पीएसयूज माने जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि उसको तो 100% ओन, उनमें कैपिटल का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 100% ओन बाय द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज तो नॉर्मल जो कंपनी है, बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। कंपनी मतलब जो नॉर्मली कंपनी बनती है, बस अगर उसका 51% या अबव कैपिटल गवर्नमेंट के पास आ गया तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। एंड द लास्ट इज कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे एलआईसी या जीआईसी या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नाउ फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनी किसे हम बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी हमने आपको कहा जिसका 51% या अबव कैपिटल गवर्नमेंट के पास में, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में हमने दो कैटेगरी बनाई। वन इज वेयर द कैपिटल इज ग्रेटर देन 50% हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दोनों मिलाकर करें। एंड अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी है जिसकी कैपिटल गवर्नमेंट के पास नहीं, बट फिर भी वो सब्सिडी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। यानी अगर आज हम लोग बात करें IOCL है, वो गवर्नमेंट कंपनी, अब IOCL की कोई सब्सिडी है जिसकी कैपिटल गवर्नमेंट के पास नहीं, बट स्टिल वो भी क्या मानी जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। ठीक है, इन इंडिया ऑडिट ऑफ अबव गवर्नमेंट कंपनीज इज परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। CNDG हमारे यहाँ पे इंडिया में ऑडिट करता है। CNDG की कुछ पावर्स एंड एक्सेट्रा है जो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 150 में है। 148 में बात करें तो CNDG का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, और उनका रिमूवल भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है उनके केस में, जैसे मिसबिहेवियर अगर सैलरी अगर है, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। काम सारे वो करने, परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और स्टेट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और इस बॉडी में बी प्रिस्क्राइब बाय अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। द CNDG Act 1971 defines these functions and powers in detail. On the advice of CNDG, President to prescribe such form in which accounts of the union or state shall be kept. किस तरीके से आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने, वो भी CNDG जो है, सॉरी, वो स्टेट और यूनियन, वो जो भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं वो सब CNDG बताता है। ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द CNDG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, तो उसके रिकॉर्ड्स या उसकी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, अदरवाइज स्टेट की है तो गवर्नर के पास में जाएगी। The CNDG duties and powers and conditions of this Act 1971 prescribe that CNDG shall hold office for a term of 6 years or up to the age of 65 years, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। He can resign at any time through a resignation letter addressed to the president. ठीक है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू द ऑडिट ऑफ CNDG, किन किन की ऑडिट करेगा? पहला, ऑल द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। सेकेंड, पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस कंट्रोल्ड बाय द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। थर्ड, अथॉरिटीज एंड द बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट की कोई कैपिटल नहीं है लेकिन उसको फाइनेंस गवर्नमेंट करती है, वो भी सब्सटेंशियल यानी मेजॉरिटी। एंड द नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज एंड द अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द यूनियन और स्टेट। अब है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे। सबसे पहले, देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द ऑडिट ऑफ कंपनीज विद इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ, ये क्या ना, बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करते हैं बार बार। आपने ऊपर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब बता दिया ना, अभी दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? देयर इज अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द कंपनीज विद द इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट इज 50%। अरे सीधा लिखो ना, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी देयर आर द स्पेशल अरेंजमेंट्स। द ऑडिटर्स ऑफ दिस कंपनीज आर द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय, ऑडिट तो कंपनी की CA ही करेगा, क्योंकि अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो सेक्शन 141 लगेगा, उसके अंदर ऑडिट CA ही कर सकता है। गवर्नमेंट कंपनी भी है तो कंपनी ना, गवर्नमेंट की है तो क्या हुआ, लेकिन है तो कंपनी ना, तो ऑडिटर तो CA ही होगा या CA फर्म ही होगी, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट CNDG करेगा। वो आप लोग पढ़कर भी आए थे
जब हम लोगों ने कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे सेक्शन 139 के अंदर ये बात पढ़ी बी के सेक्शन 7 में कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है दे आर अपॉइंटेड बाय द C&AG. He is also empowered to comment upon the audit reports of the auditors. In addition, he has the right to conduct supplementary audit. इसके अलावा जो जैसी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे देगा तो C&AG उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकता है, प्लस सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है. ठीक है. Audit board set up in the commercial audit. A unique feature of the audit conducted by the Indian Audit and Accounts Department in the constitution of the board. Audit boards for the conducting comprehensive audit appraisals of the C&AG के अंडर में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. वो बेसिकली एक अलग से बोर्ड बना के रखता है जिसको हम ऑडिट बोर्ड बोलते हैं. जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके जो है वर्किंग को चेक करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट हमने बनाया है. These audit boards associated with them experts in disciplines relevant to the appraisal. They discuss the findings and conclusions with the management of the enterprise and their controlling ministries and departments of the government to ascertain their viewpoints before the finalization. तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की जिन जो कंसर्न है, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो सारी पेट्रोलियम कंपनीज की रिपोर्ट्स को देखती हैं, या कोयल मिनिस्ट्री है तो वो सारे कोयल कंपनीज के जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखती हैं, गवर्नमेंट जो कोयल कंपनीज हैं. तो वो ये जो ऑडिट बोर्ड है ये क्या करता है बेसिकली इन जो भी मिनिस्ट्रीज हैं या जो कंपनीज के बोर्ड है उनके साथ में अपने पॉइंट्स को डिस्कस करता है, ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट्स को डिस्कस करता है. एंड द रिजल्ट ऑफ सच कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन हिज रिपोर्ट. तो फिर जो भी डिस्कशन का अल्टीमेट कंक्लूजन आएगा वो हम रिपोर्ट में डालते हैं. दीज बोर्ड्स हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड वर्क अंडर द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो हम ऊपर ही बोल चुके आपको कि जो बोर्ड है ऑडिट एंड अकाउंट्स बोर्ड, ये अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो C&AG का ही पार्ट माना जाता है. Action on the audit report, the scrutiny of annual accounts and the audit reports thereon by the Parliament as a whole would be an arduous task, considering their diverse and specialized nature. Besides imposing excessive demands on the limited time available for the Parliament for the discussions of the issues of the national importance. Therefore, the Parliament and the state legislature have, for this purpose, constituted specialized committees like PSC, Estimate Committee and the Committee on Public Undertakings, to which these audit reports and annual accounts automatically stand refer. तो अलग अलग कमिटीज़ हम लोगों ने बना रखी हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैसी C&AG अपनी रिपोर्ट देगा और पार्लियामेंट में दे देता है, मतलब ये सब हो गया, ऑडिट एंड अकाउंट्स बोर्ड है उसने डिस्कस कर लिया, उसके बाद में C&AG अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, और जो फाइनल रिपोर्ट है इसको वो किसको दे देगा, ये फाइनल रिपोर्ट वो ऑडिट जो ये पार्लियामेंट है उसको दे देगा. पार्लियामेंट के पास देखिए इतना टाइम नहीं होता, तो पार्लियामेंट ने अलग अलग कमेटी बना रखी है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग COPO बोलते हैं जैसे हम लोग. वो लोग क्या करते हैं बेसिकली रिपोर्ट्स को जो आई हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं और फिर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स उनको सजेशन देते हैं, उसके बेसिस पे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो लोग रिपोर्ट को एक्सेप्ट या डिसएक्सेप्ट करते हैं. पहले हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करें. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ रिगार्डिंग व्हाट दैट मनीज वर डिस्बर्स्ड लीगली और सर्विसेज और पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड. जो भी पैसा आपने दिया है वो जो है लीगली आपने दिया है सारी सर्विसेज वगैरह के लिए. That the expenditures incurred was authorized, that the reappointment has been made in accordance with the provisions made. आपने reappropriation has been made. यदि कोई भी आपने प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा है अमंग द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज उनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के बीच में स्टेक होल्डर से शेयर होल्डर के बीच में होता है. It is also the duty of the PSC to examine the statement of accounts of the autonomous and the semi-autonomous bodies, the audit of which is conducted by the Comptroller and Auditor General either under the directions of the President or by the state statute of Parliament. Estimate Committee क्या काम करती है? The committee examines the estimates with a view to report that what economies, improvements in organization, efficiency or administration reform consistent with the policy underlying the estimates may be affected. तो जो आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो पॉलिसीज़ में लाइक इकोनॉमीज एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे रिफॉर्म्स हैं या नहीं. सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, एग्जामिन वेदर द मनी इज़ वेल लेड बट विद इन द लिमिट एंड सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट. किस तरीके से आपको जो है पार्लियामेंट के अंदर ये प्रेजेंट करना है उनको सजेस्ट करती है. द कमिटी डज नॉट कमेंट अपॉन द पॉलिसी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट बट देयर इज एविडेंस दैट अ पर्टिकुलर पॉलिसी is not leading to the desired results or is leading to a waste. It is the duty of the committee to bring to the notice of House. Committee on Public Undertaking. The Committee on Public Undertaking exercises the same financial control on the public sector undertaking as the PSC exercises over the functioning of the government department. तो इससे हमें पता चलता है कि जो PSC है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है, लेकिन जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है वो
जो बाकी बचे जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्पेशल स्टैचू हैं उनके लिए है। द फंक्शन ऑफ द कमिटीज आर to examine the reports and accounts of PSC public undertaking, to examine the reports of the CNDG, to examine the autonomy and the efficiency of public undertakings and to see whether they are being managed in accordance with the sound business principles, to exercise such other functions vested to the PSC and estimates committee are not covered, जो ऊपर cover नहीं है वो सारे functions को करना। To the examination of public enterprise by the committee takes the form of comprehensive appraisal or evaluation of performance of undertaking. It involves a thorough examination including evaluation of policies, programs and the financial workings of the undertaking. The examination of public enterprise by the committee takes the form of comprehensive appraisal, ठीक है, और evaluation of performance of undertaking. It involves a thorough examination including evaluation of policies, programs and the financial working. The objective of financial committee in doing so it is to focus not only on the individual irregularities but also on the defects in the system which lead to such irregularity and the need for the correction of such system and procedure. The objective of financial committee in doing so, जो financial committee है बेसिकली उसको ये मालूम करना होता है कोई irregularities तो नहीं है, ठीक है, कोई defects तो नहीं है सिस्टम में। C&G role, the Comptroller and Auditor General of India plays a key role in the functioning of financial committees of the Parliament and the state legislature. He has come to be recognized as a friend, philosopher and guides of the committee. इतना लंबा चौड़ा है तो कुछ भी नहीं होता। C&G का काम बेसिकली ये जो कमिटीज़ आपने बनाई है हमने ऊपर जो पढ़ा, चाहे वो CPO हो कमिटी इन पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर वो हो PSC हो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, उनको गाइड करना बेसिकली काम है क्योंकि वो आती C&G के अंदर में ही है। His reports generally form the basis for the committee's working. Although they are not precluded from examining issues not brought in the reports, यानी जो C&G ने अपने रिपोर्ट में बताया उसके बेसिस पर ही वो लोग जो कमिटीज हैं अपना काम करती है। ऑल्दो वो और भी काम कर सकती है बट मेनली उसका पर्पस ये होता है। Scrutinizes the notes which the ministries submit to the committees and helps the committees to check the correctness of the submissions to the committees and facts and figures in their draft report. Scrutinizes the notes which the ministries submit to the committees. जो भी अपने कमेंट्स वो देता है, ठीक है ना, कमेटी ने जो कमेंट दिए उनको बेसिकली स्क्रूटनाइज करता है कि भी क्या है, जितने भी कमेंट आए हैं उनमें उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है क्या, वो देखना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना। द फाइनेंशियल कमेटी प्रेजेंट्स द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर विद देयर ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस। The various ministries, departments of the governments are required to inform the committees of the action taken by them on the recommendation of committee, and the committees present action taken reports to the parliament. In respect of those audit reports which could not be discussed in detail by the committees, written answers are obtained from the department, ministries concerned and are sometimes incorporated in the reports presented to the parliament or state legislature. तो जो audit reports हैं जो कमिटीज़ डिस्कस नहीं कर पाई, विच कुड नॉट बी डिस्कस इन डिटेल बाय द कमिटीज़, और रिटर्न आंसर्स, जो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कमिटी ने कोई भी रिपोर्ट दिया, उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसका रिप्लाई आता है। अब वो चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो वी आर नॉट एबल टू डिस्कस द ऑल रिप्लाइज। तो समटाइम व्हाट हैपेंस दैट इन केस व्हेन देयर इज समथिंग लाइक नॉट डिस्कस्ड बाय द कमिटी इन डिटेल, तो उसको फिर हम लोग C&G अपनी रिपोर्ट में डिस्कस करेगा। To ensure that audit reports are not taken lightly by the government even if the entire report is not deliberate upon the committee. Now what are the objectives of the scope of audit of PSUs? तीन objectives हैं ऑडिट। देखिए ऊपर देखें तो हम लोग फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस एक ही करके हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। नीचे ऑडिट ऑफ PSUs आर नॉट कंसिडर टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। देखिए जो PSUs की ऑडिट है इंडिया के अंदर उस फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस तो जो ऑडिटर है वो भी देख लेता है, चार्टेड अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहा है वो देख ही लेता है। इट एक्सटेंड्स टू द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, ये देखना बेसिकली पर्पज है, क्योंकि उसके अंदर फाइनेंशियल और जो कंप्लायंस एस्पेक्ट है, कंप्लायंस का मतलब है ये देखना कि उसके ऊपर जो लॉ लगते हैं वो पूरे हुए नहीं, तो वो तो जो ऑडिटर ऑडिट करेगा वो भी देख लेगा। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस को देखना। प्रोप्राइटरी ऑडिट, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, जो ऑपरेशंस है उनके गोल अचीव हुए नहीं हुए। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब ये देखना कि जो भी आपने मैनेजमेंट डिसीजंस लिए हैं, जो भी उसके अंदर ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे वो खर्चे इनकम का हो चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, उसके अंदर आपने उस एंटिटी के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखा है, ठीक है ना। जो भी बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब उसमें वही ऊपर वाली जो बात आ गई, इकोनॉमी एफिशिएंसी का ध्यान रखा है, बेवजह खर्चा नहीं हुआ, ये देखना। क्योंकि जो फाइनेंशियल ऑडिटर है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जनरली वो ये चीज़ नहीं देखता। जो फाइनेंशियल ऑडिटर है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो जनरली ये चीज़ नहीं देखता। वो सीधा क्या करता है, वो सीधा ये देखता है कि
जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके प्रॉपर बिल्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, या वो ट्रांजेक्शन के अंदर फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी थी या नहीं, यानी उसमें इकोनॉमी थी, एफिशिएंसी थी, इफेक्टिवनेस थी, ये थी या नहीं, ये चेक करना जो है CNDG का काम होता है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, under comprehensive audit the CNDG do not really cover again the field which has already been covered. He conducts an appraisal of an efficiency cum performance audit. He sees whether the undertaking have fulfilled the objectives of which they have been established, whether the value for the money spent has been obtained, whether the targets have been achieved. Like जनरल चीज़ें नहीं देखते, ऊपर देखा हमने। अब जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट है, वो तो जो नॉर्मल ऑडिटर उसने भी देख लिया। फिर उसके बाद हमने प्रोप्राइटरी ऑडिट देखी कि जो खर्चे वगैरह करे उसके अंदर इकोनॉमी एफिशिएंसी थी या नहीं थी। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि एंटिटी इसके अंदर फाइनेंशियल से बाहर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि एंटिटी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है नहीं हुआ, ठीक है ना। जो पैसा एंटिटी ने खर्च करा है, जो पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च करा, उससे उतना बेनिफिट मिला या नहीं मिला जो बेनिफिट मिलना चाहिए था। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये एग्जामिन करना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको भी अथॉरिटी दी है, क्योंकि जब भी कोई खर्चा होता है किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो पैसा पब्लिक का है एक तरीके से, क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है मतलब पब्लिक का पैसा लगा है। तो जो भी कुछ हो रहा है उसमें इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पब्लिक एस्पेक्ट सब देखना पड़ता है कि पब्लिक का भी इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिकल भी हो, बेवजह खर्चा ना हो रहा हो, ठीक है। और उस खर्चे को करने से के अलावा और क्या ऑल्टरनेट्स हमारे पास में, वो देखना। हेल्पिंग गवर्नमेंट, ये चेक करना कि क्या क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो PSUs बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। गवर्नमेंट की हेल्प इन द सेंस, या तो वो गवर्नमेंट को फंड जनरेट करके देते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो पूरा करते हैं। जैसे रेलवे है, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, उसको पूरा करता है, रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है। तो गवर्नमेंट को उससे हेल्प मिली या नहीं मिली एक्चुअली, तभी तो कभी कभी जो प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन लिया जाता है वो इसलिए जाता है जब गवर्नमेंट को लगता है इससे किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा, तो इट इज यूजलेस, फिर कोई मतलब नहीं रह गया। This is achieved by bringing out the financial and operational deficiencies, inadequacies or ineffectiveness of the system. Shortfalls in the performance, ये देखा जाता है कि भाई उनके काम में कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, इनएडिक्वेसीज तो नहीं है, उनके सिस्टम में कोई इनफेक्टिवनेस तो नहीं है, ठीक है। Highlighting issues of efficient and economic operations. Financial performance is linked with the physical performance, and issue of efficient and economic operations of the management resources are highlighted. Fiscal and managerial accountability. Fiscal accountability का मतलब है कि जो फंड्स वगैरह हैं, जो भी फंड हैं, जो भी सैंक्शंस हुई हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में खर्चों के लिए, लॉ का कंप्लायंसेस वगैरह, उसको चेक करना। और मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी में देखा जाता है कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उनमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस थी या नहीं थी, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखें। बेसिकली PSU के एलिमेंट ऑडिट में 3 एलिमेंट्स, एक तो 3 पार्टीज, पहला ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जिसकी ऑडिट हो रही है उसकी बात चल रही है, इंटेंडेड यूजर्स मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट को यूज करेंगे, जनरली ये तीनों हर ऑडिट में होता है। सेकंड सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके बेसिस पर हम ऑडिट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट इज टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, अटेस्टेशन फंक्शन है या फिर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट है। The 3 parties, auditor, responsible party and intended user. Auditor, the role of the auditor is fulfilled by the supreme audit institution, Indian, by its personnel delegated with the duty of conducting audit. The Comptroller and Auditor General of India and the Indian Audit Accounts Department functioning under them constitute the supreme audit institution. तो बेसिकली ऑडिटर कौन होगा, होगा तो चार्टेड अकाउंटेंट ही, घबराए नहीं, वो तो CNDG ने अपने अंडर में ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना रखा है, और ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने एक और अपना डिपार्टमेंट बना रखा है, नाम है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि CNDG तो पूरे इंडिया में एक ही होता है ना। अभी तो पूरे इंडिया के अंदर हज़ारों की संख्या में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि स्टेट का भी इन्हीं को देखना है, सेंट्रल का भी इन्हीं को देखना है, तो हज़ारों की संख्या में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज है, छोटी बड़ी, आपने तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने, छोटी बहुत सारी होती हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो CNDG ने वो फंक्शन डेलीगेट कर दिया अपनी एक एजेंसी को जिसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से ऑडिट वाला फंक्शन है जो उसने सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के नाम से जो है उसको दिया हुआ है, ठीक है ना। वो लोग करते हैं, या तो किसी की ऑडिट वो खुद कर आएंगे या तो CA को अपॉइंट करेंगे। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज are determined by the constitutional or legislative arrangements. Generally, auditable entities and those charged with governance of the auditable entities would be responsible. तो पहले हमने कहा था जिसकी ऑडिट हो रही है, ऑडिट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी ऑडिट हो रही है वो एंटिटी को हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी मानते हैं, उसको और उसके जो मैनेजमेंट है उनको, या उसके जो पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस है उनको। These responsible parties may be responsible for the subject matter information or for managing the subject matter or for addressing recommendations. Intended users. Intended users are individuals, organizations, or the class thereof for the whom the auditor prepares the audit report.
सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन. Subject matter criteria, subject matter information. This refers to the information, conditions or activity that is measured or evaluated against certain criteria. These are the benchmarks used to evaluate the subject matter. This refers to the outcome. ये audit के लिए कि subject matter क्या है, जो information, conditions और activities जो वो organization कर रहा है, ठीक है, उनको हम लोगों ने गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बना रखा है कि एक्टिविटी ऐसे होनी चाहिए, खर्चा ऐसे होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में चेक करते हैं. क्राइटेरिया जिसके भी हम बात कर रहे थे, दीज आर द बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवैल्यूएट, क्योंकि गवर्नमेंट में हर चीज़ का एक क्राइटेरिया बना होता है. अभी कोई काम होगा तो कितने रुपए तक का खर्चा उसके अंदर होगा, किस काम को करने में कौन सा खर्चा कितना लगेगा. एंड द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मीन्स दिस रेफर्स टू द आउटकम ऑफ इवैल्यूएटिंग और मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. एंड द लास्ट इज टाइप्स ऑफ अटेस्टेशन, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट. Attestation engagement. In attestation engagements, the responsible party measures the subject matter against the criteria and presents the subject matter information on which the auditor then gathers sufficient and appropriate evidence to provide a reasonable basis. ये तो हम लोग फाउंडेशन इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं. अटेस्टेशन एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी जो मैनेजमेंट है वो जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको चेक करेंगे हम लोग, जो भी क्राइटेरिया हमने बता रखा है. उसके बाद ऑडिटर जो है उस इन्फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा और उसके ऊपर अपना एक कंक्लूजन देगा कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं. तो क्राइटेरिया हम सेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन एंटिटी देगी, क्राइटेरिया हम सेट करेंगे और उस क्राइटेरिया के ऊपर उसको चेक करने के लिए हम लोग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे. एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स, इट इज द ऑडिटर्स हु मेजर्स और इवैल्यूएट्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया. यहाँ पर सब कुछ आप ही डिसाइड करेंगे ऑडिट में बस. फाइनेंशियल ऑडिट्स आर ऑलवेज attestation engagements as they are based on financial information. Performance audit and compliance audits are direct reporting engagements. Principles of PSU audit. हमने दो क्राइटेरिया बना रखे हैं PSU के ऑडिट के, दो ऑब्जेक्टिव्स को या उसके प्रिंसिपल्स को. पहला जनरल प्रिंसिपल्स एंड सेकंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोसेस. जनरल प्रिंसिपल्स जो हम लोग लगभग सारी ऑडिट्स के अंदर लगाते हैं, ये बिल्कुल कॉमन है जो आप इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एथिक एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट आपको लगाना है, ड्यू केयर आपको लगाना है, स्केप्टिज्म लगाना है, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट टीम मैनेजमेंट, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन. ये सारे प्रिंसिपल्स बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आप लोग इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑडिट के अंदर, ठीक है. प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोसेस. पहला प्लानिंग ऑडिट, प्लानिंग द ऑडिट, कंडक्टिंग द ऑडिट, रिपोर्टिंग. बताओ ये क्या इंटर में नहीं पढ़ा हम लोगों ने हर ऑडिट में. इसमें PSU ऑडिट क्या करेगा मुझे नहीं पता कि टॉपिक क्यों डाला गया, इसका क्या रेलेवेंस था, मतलब टेक्निकली तो कोई रेलेवेंस ही नहीं था. प्लानिंग द ऑडिट मतलब आपको जैसे नॉर्मल ऑडिट आप प्लान करते हैं वैसे करेंगे. उसके लिए आपको पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना. ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इंटर के अंदर पढ़ा कि नॉलेज ऑफ एंटिटी आप लेंगे, उसके बेसिस पर आप एंटिटी का रिस्क असेसमेंट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप जो है प्लान बनाएंगे. कंडक्टिंग ऑडिट, परफॉर्म द प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस. परफॉर्म द प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस. जो ऑडिट एविडेंसेस आपने लेने हैं प्लान्ड ऑडिट के अंदर वो देखें. एंड इवैल्यूएट ऑडिट एविडेंसेस. एंड लास्ट में रिपोर्टिंग करनी है, जो भी आपने एविडेंसेस लिए उनको आपको इवैल्यूएट करेंगे और उसके बेसिस पर आप एक रिपोर्ट बनाएंगे. चलिए अब है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. अब इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोग कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं तब हम लोग आपको पूरा बताकर आते हैं कैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या प्रोविजन है कंपनीज के अंदर. वहाँ पर आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो CNDG करेगा, कब करेगा वो भी हमने आपको बताया, ठीक है ना. तो जो प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के वहीं लगते हैं. गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को लेकर कोई एक्स्ट्रा अलग से प्रोविजंस नहीं है, कोई नए प्रोविजंस नहीं है. जो नॉर्मल प्रोविजंस नॉर्मल कंपनी के ऊपर लगते हैं वहीं यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज दो द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज डन बाय द CNDG. रेम्यूनरेशन, ये लाइन में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसी में एक छोटा सा डिफरेंस है. द रेम्यूनरेशन इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल कंपनीज टू डिसाइड. ये हमने वैसे पढ़ा था क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग रेम्यूनरेशन की बात करते हैं सेक्शन 142 के अंदर तो वहाँ लिखा हुआ भी है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में चाहे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट CNDG करता हो लेकिन रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर से डिसाइड करेंगे. द CNDG में डायरेक्ट द अपॉइंटेड ऑडिटर ऑन द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड under the and the auditor so appointed has to submit a copy of the audit report to the Comptroller and Auditor General of India. The report amongst other things includes the directions, if any, issued by the CNDG, the actions taken thereon and its impacts on the accounts and the financial statement of the company. तो CNDG जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा. गवर्नमेंट कंपनी में रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड हैज टू सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू द CNDG. The report, among other things, includes the directions, if any, issued by the CNDG, the actions taken thereon, its impact. उसके ऊपर CNDG अपना कमेंट देगा और जो भी एक्शन लेना है वो CNDG एक्शन लेगा.
The report under section 143 subsection 5 is in addition to the reports issued by the statutory auditors under the various other clauses of section 143. ठीक है. सप्लीमेंट्री ऑडिट अंडर सेक्शन 143(6) है कि गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई होती है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएनडीजी ऑडिटर अपॉइंट करता है. जैसे हम लोगों ने बोला, अब जिस दिन सीएनडीजी के पास में ऑडिट रिपोर्ट आएगी उसे 60 दिनों के अंदर अंदर सीएनडीजी के पास में एक राइट होता है कि वो चाहे तो उस एंटिटी की या उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सप्लीमेंट्री ऑडिट करा ले. उसके लिए चाहे वो किसी और पर्सन को अपॉइंट करे, चाहे वो उसी पर्सन को अपॉइंट करे, उससे कोई मतलब नहीं है. हो सकता है वो उसी पर्सन को अपॉइंट कर दे, वो हो सकता है किसी और को अपॉइंट करे, वो ऑडिटर के ऊपर, वो सीएनडीजी के ऊपर है. लेकिन सप्लीमेंट्री ऑडिट अलग से ऑडिटर सीएनडीजी करा सकता है. देखना, सीएनडीजी के पास में राइट रहता है कि वो अलग से सप्लीमेंट्री ऑडिट कराए. ठीक है ना. और जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे वो ले, ये पॉसिबल है ऑडिटर के लिए, आराम से करा सकता है ऑडिटर सीएनडीजी. ठीक है ना. ये बात आपको एक तो ध्यान में रखनी है. दूसरी बात, हम आगे चलें तो कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(6), जैसे हमने ऊपर कहा कि सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने के अलावा सीएनडीजी वो जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ऑडिटर से, उस रिपोर्ट के लिए, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 136 वो जो है मेंबर ऑफ द कंपनी, आप समझे यहाँ पर जो भी ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर है उसने इशू करी है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इशू करी है, वो रिपोर्ट सीएनडीजी के पास भी जाती है. ठीक है ना. अब सीएनडीजी के पास में राइट है या तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा ले, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा. अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट नहीं करा रहा तो अपने कमेंट्स तो देगा ही देगा, ये तो करना ही पड़ेगा. या तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कराए, और अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट नहीं करा रहा तो उसके ऊपर अपने कमेंट्स तो उसको देने ही पड़ेंगे. जो भी उसके कमेंट्स है वो तो उसके ऊपर आपको देने ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है. यानी जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर अपना कमेंट तो ऑडिटर देगा ही देगा, अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट, अलॉन्ग विद द कमेंट और अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट, वो जाएगा ही जाएगा. ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये शेयर होल्डर के पास जाती है. जो भी सेक्शन 136 अगर आपको याद हो, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलने की एलिजिबिलिटी है, तो उन लोगों को तो ये मिलेगा ही मिलेगा. उसके अलावा आप समझे जरा ध्यान से, जो उन लोगों को ये जो सीएनडीजी ने कमेंट दिया है ये भी उनको देना पड़ेगा. जो कमेंट ये दिया है वो भी कमेंट भी आपको सीएनडीजी को देना पड़ेगा. तो ऑडिटर शैल बी सेंड बाय द कंपनी टू एवरी पर्सन, that is every member of the company, to every trustee for the debenture holders of any debentures issued by the company. ये इन्होंने एक सेक्शन दे रखा है, उसके अंदर सबको दिया जाता है जो भी इस पूरे वाले के अंदर. एक काम की बात बस इतनी सी है कि जिन जिन को आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिन जिन को भी आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन सबको आप जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट भी देंगे, और जो सीएनडीजी ने कमेंट दिया है वो भी आपको उनको देना पड़ेगा. सो any comments given by the CNDG upon or in the supplement to the audit report issued by the statutory auditor shall be sent to the company to every person entitled to copies of the audited financial statement under subsection 1 of section 136 of the said act, that is every member of the company, to every trustees for the debenture holders of any debentures issued by the company, and to the all persons other than the such member or trustees being the persons so entitled, and also be placed before the annual general meeting of company at the same time and the same. और बाकी कंपनी की जो AGM है उसमें भी जो है आपको देना पड़ेगा, वो दिया जाएगा. टेस्ट ऑडिट कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(6)(b. एनी कमेंट्स गिवन बाय द सीएनडीजी और इन द सप्लीमेंट टू ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द स्टैट्यूटरी ऑर्डर शैल बी सेंड बाय द कंपनी टू, ये हमने अभी पढ़ा ही वाला, उसके बाद में नीचे टेस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 7 of the Companies Act without prejudice to the provisions relating to the audit and auditor, the CNDG may, in case of any company covered under subsection 5 or subsection 7 of section 139 of the act, if it considers necessary by an order, cause test audit to be conducted. अब टेस्ट ऑडिट क्या होती है बेटा, देखो टेस्ट ऑडिट जो है वो कंपनीज एक्ट में नहीं होती. पहली बात तो आप ये समझे, क्योंकि सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर है प्रोविजन, लेकिन वो सीएनडीजी के राइट में आ जाती है. सो without prejudice to the provisions relating to the audit and auditor, the CNDG may, in case of company covered under subsection 5 or subsection 7 of section 139, like government company, 5 and 7 में government companies के बारे में, if the consider necessary by an order, cause test audit to be conducted by the Comptroller and Auditor General of India under the provisions of section 19A of the CNDG Act, duties and powers. So देखें, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में हम लोग 3 कैटेगरी बना देते हैं. पहला तो 143(5) के अंदर, जिसके अंदर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में है. ठीक है ना. 143(5) में अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर बाय सीएनडीजी अंडर सेक्शन 5 में, जिसमें सीएनडीजी को एक राइट दिया गया कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद में सीएनडीजी जो है वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है ऑडिटर को कि ऑडिट कैसे करनी है, किस तरीके से ऑडिट की जाएगी, वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है. पहली चीज़. तो जैसे ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ
ठीक है, जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा वैसे ही ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर CNDG के पास राइट है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 कि वो अपॉइंटमेंट होगा 139 5 एंड 7 में। 143 5 की हम बात कर रहे हैं, वहां पर CNDG के पास एक राइट है कि CNDG चाहे तो कंपनी के ऑडिटर को डायरेक्शंस दे सकता है कि उसे अपने अकाउंट्स को कैसे ऑडिट करना है। सबमिशन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू CNDG, ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट CNDG को देगा, ठीक है, जिसमें वो ये भी बताएगा कि डायरेक्शंस उसको क्या मिले थे, उन डायरेक्शंस पर उसने क्या एक्शन लिया और उस डायरेक्शंस का अकाउंट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, CNDG हैज अ राइट टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट, हमने ऊपर पढ़ाई। अगर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट नहीं करा रहा तो उसको अपने कमेंट्स तो देने ही हैं उस ऑडिट के ऊपर। सेक्शन 143 सबसेक्शन 7 CNDG में बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट, CNDG चाहे तो अलग से टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल ऑडिट। वैसे तो नॉर्मल ऑडिट ही है क्योंकि हर एंटिटी के अंदर फाइनेंशियल ऑडिट होती है, तो वैसे तो ऐसा इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, बट फिर भी फाइनेंशियल ऑडिट इज प्राइमरीली कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल ऑडिट हम लोग क्यों करते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी ओपिनियन दे पाए मेनली, और जो यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग इंक्रीज कर पाए। The CNDG shall express an opinion as to whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. In case of financial statements prepared in accordance with the fair presentation financial reporting framework, whether the financial statements are presented fairly in all material respects or give a true and fair view in accordance with the framework. Compliance audit क्या है देखें। कंप्लायंस ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द वेदर, वो तो फाइनेंस ऑडिट के बारे में ज्यादा डिस्कशन बेटा इसलिए नहीं करते, दिखा हुआ ही नहीं है, इतना सही है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट तो हर एंटिटी के अंदर होती है, नॉर्मल ऑडिट है, कोई स्पेशल ऑडिट नहीं है। जो आपने ऑडिट करने के तरीके इंटर में पढ़े या जो ऑडिट करने के तरीके नॉर्मल एंटिटीज पे लगते हैं वो इसमें भी लगेंगे, कोई स्पेशल तरीका नहीं होता, तो इसीलिए उसके बारे में ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया गया, या मतलब हमने नहीं करा ऐसा नहीं है, दे नहीं रखा। कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है, कंप्लायंस ऑडिट सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर होती है, बेसिकली अंदर इसके चेक किया जाता है कि जो उस एंटिटी के ऊपर लॉ लग रहे हैं वो कंप्लाई हुए या नहीं। यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑडिट में दो चीजें देखते हैं, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उनके ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है उनके अकॉर्डिंग एंटिटी ने काम करा है या नहीं करा। देखें, कंप्लायंस ऑडिट इज कंसर्न विद रेगुलरिटी, adherence of the subject matter to the formal criteria emanating from relevant laws, regulations and agreements. Proprietary audit, it's an observance of the general principles governing sound financial management and the ethical conduct of public officials. While regularity is emphasized in compliance auditing, proprietary is equally pertinent in the public sector context, in which there are certain expectations concerning financial management and the conduct of officials. मतलब कंप्लायंस ऑडिट में दो चीजें हम लोग चेक कर रहे हैं, एक तो एंटिटी के ऊपर जो लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल उनका कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ, सेकंड प्रोप्राइटरी यानी उस एंटिटी ने जो भी साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी एंटिटी का जो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, जो उसका उसके जो ऑफिसर्स हैं उनका जो एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ के अंदर नहीं लिखा होता, बट फिर भी बीइंग एज एन ऑडिटर ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट एंटिटीज में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज में पैसा सारा पब्लिक का लगा है। सो जो पब्लिक मनी का आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने जो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी जो एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, वो आपने लगाया नहीं लगाया, ये देखना बड़ा जरूरी होता है। While regularity is emphasized in compliance auditing, proprietary is equally pertinent in the public. तो जब हम लोग जनरली कंप्लायंस ऑडिट वर्ड यूज करते हैं तो दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो आता है रेगुलेटरी ऑडिट का। पहला जो थॉट आता है कि यार कंप्लायंस ऑडिट की अगर बात चल रही है तो इट्स सपोज टू बी कंसर्न विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस ओनली, बट एक्चुअल में कंप्लायंस ऑडिट में रेगुलेटरी के साथ साथ जो प्रोप्राइटरी एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। Perspective of compliance audit. Compliance audit is a part of a combined audit that may includes the other aspects in relation with the audit of financial statement or separately as individual compliance audit and in combination of performance audit. अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए कंप्लायंस जो ऑडिट है, हम लोग जब नॉर्मल ऑडिट करते हैं, फाइनेंस ऑडिट जब हम करते हैं तभी भी तो हमें चेक करते हैं ना लॉस से कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ, टीडीएस का कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ, चेक करते हैं ना हम लोग। इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे कंप्लायंस है वो हम लोग देखते ही है ना। सो जो नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट हम करते हैं उसके अंदर तो इंक्लूडेड है ही, उसमें भी हम लॉ का कंप्लायंसेस तो चेक करते हैं ना, कंप्लायंस विद टीडीएस और नॉट, बट उसमें हम लिमिटेड कंप्लायंसेस चेक करते हैं जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सेपरेटली कंप्लायंस ऑडिट का मतलब होता है जिसके अंदर उस एंटिटी पे जितने भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे हम कंप्लायंस चेक करते हैं, सबसे मतलब सबसे लास्ट इन कॉम्बिनेशन विद द परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, यानी जो उस एंटिटी की परफॉर्मेंस है उसके साथ में भी हम आगे परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ेंगे, तो जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे होते हैं तब भी हम साथ में चेक करते हैं
कि कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ. व्हेन कंप्लायंस ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस इज सीन एज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. Non-compliance may be the cause of an explanation for or consequences of the state of activities that are the subject matter of the performance audit. अब परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑडिट पर अगर हम चलें तो अ परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, programs, activities, or the functions in order to provide the information to improve public accountability and facilitate the decision making by parties with the responsibility to oversee or to initiate corrective actions. A performance audit is an objective and systematic examination of evidences for the purpose of providing an independent assessment of the performance. जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पहली बात तो परफॉर्मेंस ऑडिट का किसी डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, जनरल है. कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम हुआ है, कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी है, जैसे अभी वैक्सीनेशन चल रहा है. अब वैक्सीनेशन कोई डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, वैक्सीनेशन इज अ गवर्नमेंट एक्टिविटी, इट्स एन एक्टिविटी है ना, वैक्सीनेशन चल रहा है. तो ये कोई डिपार्टमेंट थोड़ी ना है. वैक्सीनेशन तो एक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. ठीक है. कोविड मैनेजमेंट चल रहा है, अब इसके लिए सरकार, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट के अंडर में हो रहा है, लेकिन ये डिपार्टमेंट नहीं है, एक्टिविटी. तो कई बार क्या होता है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की कोई प्रोग्राम है या एक्टिविटी है या कोई फंक्शन है, ठीक है ना, उसका भी हमें क्या करना पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है. इंडिपेंडेंट उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन या इंडिपेंडेंट असेसमेंट हमें करना होता है. ठीक है ना, जिससे कि हम लोग उस प्रोग्राम की, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, उस फंक्शन की जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में जो भी काम होता है उसमें सारा पैसा जो है पब्लिक एट लार्ज का लगा होता है. तो ऐसे केस में कोई भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है, गवर्नमेंट फंक्शन है, तो उसके लिए पब्लिक अकाउंट, उस मतलब उनकी जो है ना पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका समय समय पर उसका इंस्पेक्शन होता रहे, समय समय पर उसकी परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन होता रहे, जिससे कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो वो किया जा सके. परफॉर्मेंस ऑडिट इन अ पीएससी इज कंडक्टेड बाय सीएनडीजी, क्योंकि और कोई तो ऑर्गेनाइजेशन अलग से बार इंडिया में है नहीं, और वही सुप्रीम ऑडिट और इंस्टीट्यूशन जो थ्रू वेरियस सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. In conducting the performance audit, the subordinate offices are guided by manual and auditing standards as prescribed by CNDG. The audit promotes accountability by assisting those charged with governance and oversight responsibilities to improve performance through an examination of whether the decisions by the legislature or the executives are efficiently and effectively prepared and implemented, and taxpayers or citizens have received value for money. The auditing promotes accountability by assisting those charged with governance and oversight responsibilities to improve performance through examination of decisions by legislature or the executives are efficiently and effectively prepared. Taxpayers or citizens have received value for money. According to the guidance issued by CNDG, performance audit usually addresses the following issue: economy, efficiency and effectiveness. Economy मतलब किसी भी रिसोर्सेज को जब हम यूज करें तो मिनिमम रिसोर्सेज यूज करें, ठीक है ना, द एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वालिटी एंड एट द बेस्ट प्राइस. यानी इकोनॉमी मतलब मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज यूज होने चाहिए. एफिशिएंसी मतलब इट इज द इनपुट आउटपुट रेशियो इन द केस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग्स. एफिशिएंसी इज अचीव्ड व्हेन आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड एंड द at minimum of the input or input is minimized for any given quantity or quality of the output. यानी कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आए, वो कहलाता है एफिशिएंसी. ठीक है ना. ऑडिटिंग एफिशिएंसी एम्ब्रासेस एस्पेक्ट्स सच एज वेदर साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड. यानी आपने जो भी रिसोर्सेज एक्वायर करे हैं वो आपने सही तरीके से करे हैं, उसकी जो रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने का जो आपका पैटर्न है वो सही है. रिसोर्सेज आर प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड. Human, financial and other resources are efficiently used. Optimum amount of the resources are used in producing and delivering the appropriate quantity and quality of the goods and services. Public sector programs, entities and activities are efficiently managed, regulated. Efficient operating procedures are used and the objectives of the public sector programs are met cost effectively. Effectiveness क्या होता है? It is the extent to which the objectives are achieved and the relationship between the intended impact and the actual impact of activity. In auditing effectiveness, performance audit may, for the instance, assess क्या क्या चीजें इसके अंदर देखी जाएंगी. whether the objectives of and the means provided for a new or ongoing public sector organization are proper, consistent, suitable or relevant. जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी उसको रिसोर्सेज दिए गए हैं वो प्रॉपर है ना, कंसिस्टेंट है. determine the extent to which a program achieves a desired level of program results.
डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम अचीव्स डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोग्राम रिजल्ट्स, मतलब जो भी आपके प्रोग्राम के जो रिजल्ट्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली अचीव कर पा रहे हैं. असेस एंड एस्टैब्लिश विद एविडेंस वेदर द ऑब्जर्व्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी आर ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी और टू अदर कॉजेस. मतलब असेस एंड एस्टैब्लिश विद एविडेंस whether the observed direct or indirect social and economic impacts of policy are due to implementation of the policy. जो भी आपने जो भी सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, जो भी पॉलिसी आप लगा रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे जो सोशल इम्पैक्ट आएंगे, जो इकोनॉमिक, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज है, पीएसयूज के केस में पब्लिक एट लार्ज में इम्पैक्ट आएगा, उसको असेस करना. आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स इनहेबिटिंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ गोल फुलफिलमेंट, गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होना चाहिए वो है या नहीं. Assess whether the program complements, duplicates, overlaps, or the counteracts or other related programs. Assess the effectiveness of the program and or of individual program component. जो individual programs है उनकी effectiveness को देखना. Determine whether management has considered alternatives for the carrying out the program that might yield desired results more effectively or at a lower cost. तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट ने जो ऑल्टरनेटिव्स कंसीडर करे हैं, कभी भी किसी काम को करने से पहले हम लोग 2-3 ऑल्टरनेटिव देखते हैं, तो उनसे जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो रिजल्ट्स आपको, ये आपने इवैल्यूएट कर लिया है ना कि वो रिजल्ट्स आपको लोएस्ट कॉस्ट पे बेटर रिजल्ट्स मिले. असेस द एडिक्वेसी ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम फॉर मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स इफेक्टिवनेस. Assessing and adequacy of the management control system for measuring, monitoring and reporting a program's effectiveness. ये देखना कि मैनेजमेंट ने किसी भी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को प्रॉपर्ली रिपोर्ट, पहली बात तो वो जो परफॉर्मेंस है वो मेजरेबल है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है और उसकी प्रोग्राम की आपने इफेक्टिवनेस चेक कर ली है. Assess compliance with the laws and regulations applicable to the program and identify ways of making programs work more effectively. Now performance of audit cycle. स्ट्रेटेजिक, ये एक छोटा सा परफॉर्मेंस ऑडिट का साइकिल दिया है. स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएआई, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेटेजिक प्लान डॉक्यूमेंटेशन, एनुअल ऑपरेशन प्लान, प्लानिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. एक छोटा सा चार्ट है, आपके काम का नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको. प्रोविजंस कंटेन इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड CNDG एक्ट 1970. According to the section 19 of the CNDG Act, the duties and the powers of the Comptroller and Auditor General of India in relation to the audit of accounts of the government companies shall be performed एंड एक्साइज. अब जो ऊपर हम प्रोविजन पढ़कर आए ना वही रिपीट होकर आएंगे. सबसेक्शन 6 and 7 ऑफ 143 ऑफ एम्पावर CNDG ऑफ इंडिया टू कंडक्ट सप्लीमेंटरी ऑडिट और टेस्ट ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज. हमने ऊपर पढ़ा कि CNDG के पास में राइट है कि वो जिन ऑडिट्स को गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट्स हुई हैं, CA ने करी हैं, उनके ऊपर अपना कमेंट दे या सप्लीमेंट्री ऑडिट करा ले या अलग से टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है. द सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय CNDG इज इन नेचर ऑफ एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट. ये भी हम लोग पढ़कर आए. सेक्शन, ये बेसिकली ऊपर जो हमने पढ़ा उसकी समरी है. 143(5) ऑफ द कंपनीज रिक्वायर्ड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो सबमिट अ कॉपी ऑफ हिज ऑडिट रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी टू CNDG. तो ऑडिटर जो अपनी ऑडिट करेगा उसकी रिपोर्ट CNDG को देगा. सेक्शन 143(6) and 7 of the CNDG Act to conduct supplementary audit and test audit respectively of annual accounts. Insofar as statutory corporations are concerned, the respective statutes provides the audit of CNDG. The scope includes conducting performance audit of these corporations, though specifically not stated. Now, objective of performance auditing. The objective of performance auditing are evaluation of economy, efficiency, and effectiveness of policy, programs, organization, and management. It also promotes accountability by assisting those charged with governance. हम ऊपर जो पढ़कर आए हैं बेटा ये वही है, कोई नई चीज़ नहीं है. परफॉर्मेंस ऑडिट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोग जो भी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस को देखें. It also promotes accountability by assisting those charged with governance and oversight responsibilities to improve performance, and transparencies by affording taxpayers, those targeted by the government policies and other stakeholders, an insight into the management and outcomes of the different activities. तो बेसिकली ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने डाली हुई हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो टैक्स पेयर्स है जिनके पैसे से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उनको ट्रांसपेरेंटली हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के लिए सही है या नहीं, ये सब इवेलुएट करते हैं. परफॉर्मिंग ऑडिटिंग फोकसेस ऑन एरियाज
in which it can add value which have the greatest potential for the development. अब चूंकि आप परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन करेंगे तो लाजमी सी बात है उसमें जो सजेशंस निकल कर आएंगे उसके बेसिस पर हम लोग ये आराम से एवेलुएट कर पाएंगे कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हमें करने हैं. इट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. Regulation on audit and accounts issued by CNDG lay down that the responsibilities for the development of measurable objectives and performance indicators as also the system of measurement rest with the government departments or the heads of the entities. They also are required to define intermediate and final outputs and the outcomes of measurable and monitorable terms, standardized the unit cost of delivery and benchmark quality. एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. नाउ प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट. ये सारी एक्टिविटीज आपको करनी. सबसे पहले अंडरस्टैंड द एंटिटी, defining the objectives of and the scope of audit, determining the audit criteria, deciding the audit approach, developing the audit questions जो आपको solve करने हैं. क्वेश्चन नहीं, वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा मुझे किन किन एरियाज को चेक करना है. assessing audit team skills and whether outside expertise required, preparing audit design metrics, establishing timetable and resources and intimation of audit reports. So first of all, step number 1, understanding the entity and program. It is the starting point of planning individually performance audit. Source for understanding of the audit, कैसे आप एंटिटी की जानकारी लेंगे. डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी से, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च पुराने जो भी पड़े हुए हैं, पास्ट ऑडिट्स अगर कोई है, मीडिया कवरेज अगर कोई स्पेशल फोकस ग्रुप्स. मेनली हम लोग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, पास्ट ऑडिट्स, ये मीडिया कवरेज जनरली नहीं देखते बट ठीक है आपकी इच्छा है. ऑडिटर में यूज द फॉलोइंग सोर्स फॉर एंटिटीज. जब भी जो हमने ऊपर पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी मतलब जो उसके अकाउंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, वेबसाइट, सेंट्रल ऑडिट रिपोर्ट्स है, डेटाबेस जो भी उसका. लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स मतलब जो पार्लियामेंट की रिप्लाईज हैं, क्वेश्चंस हैं, रिपोर्ट्स हैं पीएससी सब की या फिर सीपीयू की. पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं. एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च जो भी आपकी एंटिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस हुए हैं या कई लोग रिसर्च करते हैं. Past financial and performance audits of the entity. Media coverage, print and electronic media, their systematic documentation. And special focus groups like Audit Advisory Committee concerns, annual and special reports of the World Bank. Defining the objectives and the scope of audit. The audit objectives should be defined in a succinct manner as they will impact the nature. अभी आपको audit का objective and scope decide करना है. अभी जो objective and scope आप decide करेंगे इसको थोड़ा सा इस तरीके से decide करें कि they may impact the nature of audit, govern its conduct and affects audit conclusions. Setting audit objectives ensures good quality performance audit. लाजमी सी बात है अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे. It facilitates clarity, demonstrates consistent quality of the audit and serves as a measure of quality. Defining the scope constricts the audit to significant issues that relate to the audit objectives. Determining the audit criteria. Audit criteria are the standards used to determine whether a program meets or exceeds or. क्योंकि आप जब भी ऑडिट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सही क्या है, कि स्टैंडर्ड तो बनाने पड़ेंगे ना, वरना मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा एंटिटी ने जो करा वो सही था या नहीं. So audit criteria are the standards used to determine whether a program meets or exceeds expectations. It provides a context for the understanding the results of the audit. Audit criteria are reasonable and attainable standards of performance against which economy, efficiency and effectiveness of programs and activities can be assessed. The audit criteria may be sought to obtain from the following sources. कैसे मिलकर करेंगे आप सेट? प्रोसीजर मैनुअल्स ऑफ द एंटिटी, उनको पढ़ें क्योंकि हम लोग ऐसी कुछ भी क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते ना, एंटिटी के ऊपर फिट बैठना चाहिए, एंटिटी से रिलेटेड होना चाहिए. सो एंटिटी के जो प्रोसीजर मैनुअल्स है वो आपको देखना है. पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, डायरेक्टिव्स क्या एंटिटी के वो देखें. क्राइटेरिया यूज्ड बाय द सेम एंटिटी और अदर एंटिटीज इन द सिमिलर एक्टिविटीज. इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, न्यू और एस्टैब्लिश साइंटिफिक नॉलेज एंड जनरल मैनेजमेंट. उसके बाद में आता है डिसाइडिंग द ऑडिट अप्रोच. 6 स्टेप्स में इन्होंने ऑडिट अप्रोच को डिसाइड करा. एनालिसिस ऑफ द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आपको लगाने हैं आप वो डिसाइड करें. कुछ केस स्टडीज आप यूज कर सकते हैं अगर पुराना अवेलेबल है. यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा अगर है. सर्वेज, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एसेस. ये कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी ऑडिट अप्रोच सेट करेंगे. अब आपको कौन सी ऑडिट अप्रोच सेट करनी है वो आप डिसाइड करें. एनालिसिस ऑफ द प्रोसीजर, इट इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम इन प्लेस for planning, conducting, checking and monitoring the activity. This would consist of examination of documents such as financial reports, budgets, program guidelines, procedure manuals, etc. तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लानिंग अपनी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपने प्लानिंग करी है, जो भी चेक एंटिटी की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग है उसको हम चेक करते हैं कि उनके ऊपर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं.
दिस वुड कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बजट्स, एंटिटी के बजट्स, प्रोग्राम्स को आपको देखना है. A case study is a descriptive analysis of an entity, scheme, or a program. It involves analysis of a particular issue within the context of the whole area. Use of existing data. The audit staff should investigate the data held by the entity management and by other relevant sources. Audit conclusions based on the testing of available data for the correctness and completeness enhances the assurance level. Survey is a method of collecting information from members of the population to assess the interrelation of events and conditions. तो हम लोग सर्वे करके जो कुछ इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के ऊपर असेस करने की कोशिश करते हैं कि अब जो सर्वे हम करते हैं उसके अपने कुछ प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स होते हैं. एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स. इट रिक्वायर्स ऑडिटर टू कैरी आउट एक्चुअल आउटपुट इनपुट एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस. It involves examination of available data relating to the financials like earnings, revenue, or data relating to the programs implementation like details of the beneficiaries. Developing audit questions. Subsequent to design of the audit objectives and determining of audit criteria, the audit team is required to prepare a list of questions to they would seek answers. क्योंकि हम लोग जब audit करेंगे तो हमें दिमाग में सेट होना चाहिए कि मुझे किन किन चीज़ों की जानकारी लेनी है. Assessing audit team skills and whether outside expertise required. ये आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी टीम है उसके अंदर उस ऑडिट को करने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो लेवल ऑफ नॉलेज और एटीट्यूड चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, वो है या नहीं. ठीक है ना. सीएनडीजी के जो एक तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस सीएनडीजी के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो प्लस, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑडिट को लेकर हमारे आईसीए ने तो किसी तरह के कोई स्टैंडर्ड्स इशू करे नहीं है. सीएनडीजी ने स्टैंडर्ड्स इशू करे, हम लोग उसी को यूज करते हैं. लाइक तो सीएनडीजी ने जो स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट क्योंकि वो जो आपका स्टाफ है उसको उन स्टैंडर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए. एंड दे शुड डेवलप एंड ट्रेन द ऑडिटर्स टू एनेबल देम टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड शुड प्रिपेयर मैनुअल्स एंड अदर रिटन गाइडेंस नोट्स. गिव द डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग. द ऑडिट टीम नीड्स टू डेवलप साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम. ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपकी ऑडिट टीम है उसको परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. देन प्रिपेयरिंग ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स. Having determined the audit objectives, audit criteria, audit approach, data collection, audit team should prepare an audit design matrix. It is a structure and highly focused approach. ठीक है ना. वैसे तो बहुत कम लोग बनाते हैं इसको, बट फिर भी आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें आप मतलब एक टेबल है बेसिकली. आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या थे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप करे या क्या क्या क्वेश्चंस के आपने जवाब ढूंढे, और उसके जवाब ढूंढने के लिए जब जवाब ढूंढे तो उसको एवेलुएट करने के लिए क्या क्राइटेरिया आपने लगाया. उसके बाद ये ऐसे फ्लो में चल रहा है हॉरिजॉन्टल. पहले ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या क्वेश्चन सेट करे, उन क्वेश्चंस के आंसर को एवेलुएट करने के लिए क्या क्राइटेरिया सेट करा, एविडेंस क्या लिए, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस कैसे करा. एस्टैब्लिशिंग टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज. इट इज सिग्निफिकेंट टू डिटरमाइन द टाइम टेबल एंड डिजायरेबल रिसोर्सेज. Selection of appropriate audit team is the most vital component in planning for audit. Correct. Considerations for selection of an appropriate audit team should be recorded along with the proposed timeliness for the various activities to be undertaken as a part of audit process. ठीक है. प्रॉपर ऑडिट टीम होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सिलेक्शन उसके अंदर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. द प्रोग्रेस शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड अगेंस्ट दीज टाइमलीनेसेस. आप अपना काम टाइम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको भी मेजर करना ज़रूरी है. The accountant general would be liable for ensuring that the performance audit is completed on the time. The variations between the required and actual time spent should be compared and approval of the competent authority shall be taken. अगर by chance ज़्यादा टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो वो आपको लेना है. The team should build time for translation, approval and possible delays. Intimation of auditing program to audit entities. Audited entities must be intimated about the intention of taking a planned performance audit with the scope and extent of audit, including the constitution of audit team and the tentative teams. आपने जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया है वो आप उस ऑडिट एंटिटी को जिसके आप ऑडिट करें उसको बताएं. देखिए बताना इसलिए जरूर, आप उसको शेड्यूल बताएं, क्या चेक करने वाले ये ना बताएं, बट अपनी ऑडिट टीम को और उसको शेड्यूल तो बताएं जिससे कि वो लोग भी फ्री हो, क्योंकि उन्होंने कोई ऑडिट के लिए अलग से स्टाफ नहीं अपॉइंट कर रखा होता. जो उनका रेगुलर स्टाफ है वही करेगा, तो रेगुलर स्टाफ को अपने टाइम में से टाइम निकालना पड़ेगा. तो आप उनको बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कब कब करेंगे, सो दैट और उनसे आप इस बात का एक्नॉलेजमेंट भी ले लें. ठीक है. जिससे कि कल हम वो एक्टिविटी चालू करें तो कोई दिक्कत ना आए. इट मे बी रिक्वायर्ड टू रिफाइन एंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एज टू ऑडिट प्रोग्रेसेस और गैदरिंग द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द ऑडिट. द रीजंस फॉर सच चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एंड अप्रूव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. द रीजंस फॉर सच चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड and approved from the competent authority.
आपने अगर अपने ऑडिट प्रोग्राम में कोई चेंज करा है, ठीक है ना, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो उसके बारे में आप देखें क्यों चेंजेस करा आपने, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी आपकी फर्म में जो भी सीनियर अथॉरिटी उससे आपको पूछना है. द ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड रिव्यू शुड फ्रॉम टाइम टू टाइम. नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट ऑल द कॉन्टिजेंसी एट द अर्ली स्टेज. हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इंटर में भी हमने पढ़ा कि ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो रेकरिंग नेचर का बनता है, यानी उसमें इटरेटिव नेचर का है, वो बार बार बदलेगा, क्योंकि शुरू में आप एंटिटी के बारे में 100% नॉलेज नहीं ले सकते. The accountant general should share all the significant refinements in the approach and additional tests and findings concurrently with other audit teams when different persons conduct the audit at the different locations. The system of sharing of the information of significant field audit experience should be documented and reviewed. ये परफॉर्मेंस ऑडिट की प्लानिंग के लिए एक छोटा सा इन्होंने चार्ट दिया है, प्रिलिमिनरी सर्वे. पहले तो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, पीछे हमने जो पढ़ा उसको इन्होंने बेसिकली चार्ट में डाल दिया. नाउ स्पेसिमन और अब्रिज्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट इशूड बाय एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है, काम का नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से. फिर उसके बाद में हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. The C&AG assists the legislature in reviewing the performance of the public undertakings. It conducts an efficiency कम performance audit other than the fields which है तो यही वो performance audit, बट ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, उन एरिया को जो कि ऑलरेडी परफॉर्मेंस ऑडिट में कवर हो गए या फाइनेंशियल ऑडिट में कवर हो गए उसको नहीं लेते, ठीक है ना. देखो ना, अदर देन द फील्ड्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड ईदर बाय इंटरनल ऑडिट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न्स और बाय द प्रोफेशनल ऑडिटर्स, ही लोकेट्स द एरिया ऑफ वीकनेस एंड extravagance of the management's information. The area covered in the comprehensive audit naturally vary from enterprise. Vary मतलब different होंगे, organization to organization differ करेगा, क्योंकि हर organization के objectives अलग होंगे, उसके operations अलग हैं. In general, the covered areas are those of investment decisions, project formulations, organizational effectiveness, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ, ये बता रखे हैं जनरली कौन से एरिया को हम देखते हैं, और ये सारे एरिया वही हैं जो फाइनेंशियल ऑडिटर नहीं देखता. प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, यूज ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, idle capacity, cost and prices, material management, sales credit management, budgetary and internal governance, etc. Some of the issues examined in comprehensive audit are: how does the overall capital cost of the project compare with the approved planned cost? Were they are substantially increased, and if so, what are the this, and whether these are evidence of extra vaginous or unnecessary expenditures? Have the planned productions or the operational outputs have been achieved? Has there been any utilization of installed capacity or shortfall of the performance? Has the planned rate of the return has been achieved? Are the system of project formulation and execution sound? Are there inadequacies? What has been the effect of gestation period and capital cost? Are the cost control measures adequate, and are the inefficiencies, wastages in the raw material, are the purchase policies adequate, or have they lead to the pilling of inventory results? Does the enterprise have research and development programs? What has been the performance in adopting the new processes? Technology is improving profits and in reducing costs through the technological programs. If the enterprise is an adequate system of repairs and maintenance, are procedures effective and economical? Is there any poor or insufficient or inefficient project planning? The Bureau of Public Enterprises has issued guidelines to be followed by the PSUs in respect of general management, financial management, material management, production management, construction management. And these guidelines provides another basis for appraising enterprise performance system. So हमारे इंडिया में एक ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है जिसका काम है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन है उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि आपको प्रोडक्शन के टाइम पे किन किन रूल्स का ध्यान रखना है. फाइनेंशियल बेसिकली बताता है कौन सा खर्चा कितने में होना चाहिए, या कोई भी काम के लिए कितने रिसोर्सेज लगने चाहिए, ये बताता है, ठीक है. अब ऐसे में आपको क्या करना है, दिस गाइडेंस प्रोवाइड अनदर बेसिस फॉर अप्रेजिंग एंटिटीज परफॉर्मेंस. यही क्राइटेरिया हम लोग एंटिटी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में यूज कर लेते हैं. अनदर सोर्स ऑफ क्राइटेरिया इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड अदर टेक्निकल स्टडीज बाय इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स. The starting point of a comprehensive appraisal of a public enterprise, which covers aspects of economy, efficiency, and effectiveness, is the preparation of an audit program based on the study of decision relating to the setting up of an enterprise, its objective, the areas of operation, organization, financial and operational details available in the annual report and accounts, capital and operational budgets, deliberation of the board of directors, material in the reports. ये सारे आपको चेक करने होते हैं. लास्ट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट. देखिए प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं कि जो आपने काम करा वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से करा नहीं करा. हम अगर ऑडिट की बात करें जनरल, सो ऑडिटिंग एज अ कंपोजिट कॉन्सेप्ट लुक्स इनटू अकाउंटिंग एंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. हमको पता है इट adherences to the rules and regulation, the propriety and the truth and fairness of end results according to the varied requirement. The emphasis of each of the aforesaid factor differs between various types of the audit.
All the requirements of section 143 of Companies Act are also applicable to government company. The analysis that follows shows that some of the provisions of section 143 really are proprietary based. फॉर एग्जाम्पल कारों की अगर हम बात करें तो कारों को प्रोप्राइटरी में बेसिकली यही चेक किया जाता है कि आपका जो भी आपने काम करा उसमें क्या एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थी. What is the definition of and principles? Proprietary stands for the verification of transactions on the test of public interest, commonly accepted customs and standard. यानी हम लोग उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में नहीं चेक करते, हम उसको फाइनेंशियल क्राइटेरिया पे नहीं चेक कर रहे. हम लोग उसको चेक करने का क्राइटेरिया क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है उस एक्टिविटी को करने से, उस ट्रांजेक्शन को करने से पब्लिक इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट आया, जो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स हैं, जो भी रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट है, उन पर क्या इम्पैक्ट आया. On an analysis, the test boiled down to test on economy, efficiency and faithfulness. Instead of too much dependence on the documents, vouchers and evidences, it shifts the emphasis on the substance of the transactions and looks into the appropriateness. यानी हम ट्रांजेक्शन के बिल एंड वाउचर पे नहीं जाते, बेसिकली हम लोग ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस में कि खर्चा कितने का हुआ, कितने का होना चाहिए था, ये खर्चा अप्रोप्रिएट है या नहीं, फाइनेंशियल प्रूडेंस इसके अंदर है या नहीं, कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, उसको रोकने की कोशिश की गई ना, पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान में रखा गया ना. So thus proprietary audit is concerned with the scrutiny of executive actions and the decisions bearing on the financial and profit and loss situation of the company, with a special regard to the public interest and commonly accepted customs and standards of the conduct. It is also seen whether every officer has exercised the same vigilance in respect of expenditures incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. यानी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है, जो ऑफिसर्स है, उन्होंने उस खर्चे को करते समय वो सेम लेवल ऑफ प्रूडेंस लगाया नहीं लगाया जो एक सामान्य आदमी अपने खर्चों को करते समय लगाया. ये अगर लगाया है तो वो खर्चा ठीक है, भले ही उसका बिल है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं देते, प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम लोग बिल्स, वाउचर्स या फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देते, बजाय इसके इस बात पे ध्यान देते हैं कि उस खर्चे को करने में, उस एक्सपेंस को करने में उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने या उस एम्प्लॉय ने वो लेवल ऑफ प्रूडेंस लगाया नहीं लगाया जो कि वो अपने खर्चे के लिए लगाता. In proprietary audit, the auditors try to bring out cases of improper, avoidable or infructuous expenditures even though the expenditure has been incurred in conformity with the existing rules and regulations. A transaction may satisfy all the requirements of regulatory audit insofar as the various formalities regarding the rules and regulations are concerned, but may still be highly wasteful. ठीक है. Auditing should therefore be audit should try to secure a reasonable high standard of public financial morality by taking into the wisdom, faithfulness of the economy of the transaction. These considerations have led to the evaluation of audit against propriety. यानी उन खर्चों में खर्चा करने वाले ने विजडम लगाया हो, अपनी फेथफुलनेस लगाई हो, इकोनॉमी देखी हो कि वो खर्चा एक्स्ट्रा ना हो. It is hard to frame any precise rules for the regulation of course of audit against propriety. Such an objective of audit depends on its acceptance, on its appeal to the common sense and the straight logic of the auditors and of those whose financial transactions are subject to the proprietary audit. Some general principles क्या है? That expenditure is not prima facie more than the occasion demands and the official exercises the same degree of vigilance in respect of expenditure as a person of ordinary prudence. आपने खर्चे को करते समय प्रूडेंस लगाया है जो कि सामान्य आदमी अपने खर्चे को लगाता और जितना जरूरत थी उससे ज़्यादा खर्चा ना कराओ. The authority exercises its power of sanctioning expenditure to pass an order which will not directly or indirectly occur its own advantage. उस खर्चा करने वाले व्यक्ति को जो खर्चा उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पर करा उसको अपना उसमें वो पर्सनल बेनिफिट ना हो. The funds are not utilized for the benefit of a particular person or group of persons and apart from the agreed remuneration or reward, no other avenues is kept open to directly क्या बोलते हैं उसको, ब्राइब अगन एक्सेट्रा, कि आपको सैलरी वगैरह मिल रहा है, उसके अलावा कोई और बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा हो उस खर्चे को करने से. वो खर्चा और बेनिफिट मतलब जिसको पेमेंट करना है उसको कोई रिश्वत वगैरह मिला हो. कंपनीज एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं रिगार्डिंग प्रोपर्टी, जैसे 143(1) के अंदर 6 मैटर्स अगर आपको याद हो तो जिस पे मैं कमेंट करना होता अगर स्पेशल या नेगेटिव है तो. 143(6) एंड 7 में सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए दे रखा है, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट है, और शेड्यूल 2 के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बोला. अब ये जो पॉइंट्स हैं हम लोग ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग दोबारा यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं. कारों में पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है. सीधा यहाँ आएंगे. Proprietary audit problems in proprietary audit however arise mainly because of its distinct nature. The expression proprietary is a moral term and can be understood by reference to the concept of morality accepted by the society at a given time. ठीक है. In any auditing, the essential test lies in the formulation of audit propositions. An audit of financial accounts by the reference to financial and legal requirements, propositions are built up
about happening of events, existence, accuracy, title, ownership, compliance with the law, integral। ठीक है, मेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो प्रोप्राइटरी जो है एक मोरल टर्म है जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के लिए क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल, उस पर डिपेंड करता है। यानी जो चीज़ लोगों के लिए एबनॉर्मल है उसको हम लोग देखते हैं कि वो तो ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं करी। सेकेंड, कुछ प्रपोजिशंस हम, अच्छा, प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये लोगों का जो मोरल व्यू है ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। एक होता है प्रपोजिशंस यानी क्राइटेरिया। आप जब भी फाइनेंशियल ऑडिट करते हो तो वी डू हैव सम क्राइटेरिया, लाइक मुझे फिक्स्ड एसेट्स चेक करनी तो आई हैव टू चेक इट्स ओनरशिप, इट्स एग्जिस्टेंस, इट्स वैल्यू। मुझे कोई स्टॉक चेक करना है तो उसके लिए मुझे उसकी क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी, वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऐसे कोई प्रपोजिशंस हमारे पास नहीं होते। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो खर्चा नॉर्मल हो सकता है, बट दूसरा ऑडिटर कर रहा है उसके लिए ना हो, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया वहाँ पर होता है या हो सकता है, तो सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट तो रहेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि प्रोप्राइटरी ऑडिट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। सो प्रोप्राइटरी ऑडिट हैज एन एलिमेंट ऑफ इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, commonly accepted customs, standards for the conduct which are not firm basis for audit evaluation. To take care of this situation, CNDG has developed the norms of propriety for expenditure of public funds in our country. By laying down the standards of the propriety, the government expenditures, the CNDG has really tried to tackle in a practical way the complex problems of the subjectivity inherent in a situation. The norm so developed provides the basis of verifying expenditures incurred by various government departments. It may be appreciated that the norms of the propriety applicable to government transactions may not ipso facto apply to the transactions of private sector. लाजमी सी बात है, गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट इन्वॉल्व है। सो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए जिनको आपको फॉलो करते चलना है ऑडिट के दौरान। प्रोप्राइटरी, अब वो रूल्स प्राइवेट के ऑर्गेनाइजेशन के दौरान नहीं लगेंगे। ईच प्राइवेट सेक्टर एंटिटी मे हैव इट्स यूनिक objectives related to its management philosophy suited to them. Each private sector entity may have its unique, for example, a management which is operating for maximization of the profits without infringing any legal regulations may follow certain policies, while another management believing in a wider measure of social justice may follow different. दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, तो लाजमी सी बात है। Despite these clear angularities, certain commonness can also be discerned in the policies and approaches of the different managements. They include efficient operations, higher productivity and higher profit, reduction of the wasteful expenditures. It is felt that if the management of each entity, irrespective of any legal requirements, formulates norms of the propriety for the entity taking full note of the wider social repercussions inherent its operations, ये आप काटने पैरा काम का नहीं है। प्रोप्राइटरी एज अ मोरल एलिमेंट शुड बी अ मैटर ऑफ इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। ये हमने ऊपर बोला ना आपको, सोशल क्राइटेरिया जो होता है द एलिमेंट, क्योंकि ये हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक केस में आपने कोई खर्चा करा वो जेन्युइन हो सकता है, एक केस में जो आपने खर्चा करा वो हो सकता है जेन्युइन ना हो। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, एंटिटी टू एंटिटी डिफर करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी हैज समटाइम्स रिजल्टेड इन अ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, a very delicate and which demands discretion, but wisdom of taking commercial decisions under the dynamic environment must be evaluated with reference to the circumstances in which these were taken. The auditor in his field must reconstruct such circumstances. The judgment of the auditor must be objective, as otherwise it would dampen the initiatives of the management and others in taking commercial decisions. Audit report of the CNDG, उसका एक कंटेंट दे रखा है छोटा सा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CNDG कैसे बनेगी, उसमें to facilitate the proper consideration, the reports of the CNDG on the audit of PSU are presented to Parliament in several parts. First part is introduction, containing a general review of the working results of the government companies, deemed government companies, result of comprehensive appraisals of the selected undertakings, उनके बारे में आएगा। Resume of the company's auditors reports submitted by them under the directions issued by the CNDG, जो auditors हैं उनकी reports का summary, and significant results of the audit of undertaking not taken up for the appraisal by the audit report. For certain specified states, the CNDG submits a separate audit report to the legislature, while for other states, union territories with legislature, there is a commercial chapter in the main audit report. The state audit report contains both the results of audit appraisal of performance of selected corporations as well as the important individual instances of the financial irregularities, wasteful expenditures or system deficiencies noticed by the statutory auditors and a general. ये सब चीज़ें आपको रिपोर्ट में डालनी है, कुछ काम का नहीं है। सच दैट्स ऑल अबाउट द ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।
छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, रटने का चैप्टर है, बहुत सा दिमाग नहीं लगाना है आपको। हो सके तो आप एग्जाम में बिल्कुल लास्ट में इसको पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।